So, in this part of the video, we are going to talk about a really important and the final cell organelle that is known as the nucleus. जब भी हम सेल ड्रॉ करते हैं तो यू वुड हैव सीन दैट हमने सेल मेम्ब्रेन बनाई, उसके बाद मैंने साइटोप्लाज्म बताया जिसके अंदर बाकी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट रहती हैं, एंड एक सेंटर में हमेशा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं जिसे कि हम कहते हैं न्यूक्लियस। एंड आज हम इसी न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज न्यूक्लियस एंड व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट? न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली। हम इसे ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, लाइक सेल डिवाइड कर रहा है, सेल का फेट डिसाइड करना कि वो सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, सेल के अंदर कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, वो सारी चीज़ें गवर्न कौन करेगा? वो गवर्न करेगा न्यूक्लियस। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट द ब्रेन ऑफ द सेल। तो अभी तक हमने न्यूक्लियस को जस्ट एक स्फेरिकल बॉल की तरह ड्रॉ किया था, बट यू विल सी हेयर कि यहाँ पे एक बहुत ही डिटेल्ड सा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, जिसमें बहुत अलग अलग पार्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम एक एक करके इस हर एक पार्ट के बारे में अब डिस्कशन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इस बाहर वाले पार्ट की बात करें तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक सेल के न्यूक्लियस के अराउंड एक कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये कवरिंग पूरे के पूरे न्यूक्लियस को एनवेलप करती है एंड न्यूक्लियस के कंटेंट्स को सेल के कंटेंट्स से डिफरेंशिएट करके रखती है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन एंड इट हैज पोर्स। अब ये पोर्स जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पोर्स, ये पोर्स इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्यों प्रेजेंट है? इनका बेसिकली फंक्शन होता है कि न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर जाने वाले ट्रैफिक को कंट्रोल करना। मतलब कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म, उसके बीच में जो मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है उसमें हेल्प करना। इसी से हम आते हैं हमारे सेकंड स्ट्रक्चर पे, जो कि है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म वेल, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है जिसे कि हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। एंड उस साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के सारे केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, बट उस मैट्रिक्स को अब हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब उसके बाद अगर हम इस थर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। एंड ये क्रोमेटिन फाइबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं एक सेल के लिए। क्रोमेटिन फाइबर्स बेसिकली दो चीज़ों से बने होते हैं। ये बने होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स जिसके ऊपर रैप्ड अराउंड रहता है हमारा डीएनए। अब ये डीएनए क्या करता है? डीएनए के अंदर हमारी सारी की सारी सेल की इंफॉर्मेशन, सारी की सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो हम एक सेल से दूसरे सेल में पास करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करते हैं, वो सारा का सारा हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर स्टोर रहता है। जब एक सेल डिवाइड कर रहा होता है तो क्या होता है कि ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं ये कंडेंस हो जाते हैं, एंड कंडेंस होके
ये कुछ ऐसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं एंड इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में भी हिस्टोन प्रोटीन्स एंड उसके ऊपर डीएनए रैप्ड अराउंड रहता है उसके, और इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट रहता है, बट स्पेसिफिक स्पीशीज में सेम रहता है। जैसे हम ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। एंड जब हम इन सब चीज़ों के अलावा इस ब्लू स्ट्रक्चर को देखें, जो एक सेंटर में एक छोटा सा थिक सा डेंस सा स्ट्रक्चर है, इस ब्लू कलर्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस एक सेल में, एक न्यूक्लियस में ज़रूरी नहीं कि एक प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये पहले से हर एक सेल में प्री डिटरमाइंड रहता है कि उसके अंदर कितने न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहेंगे। एंड इस न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है? इस न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। ये न्यूक्लियोलस प्रोड्यूस करता है राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम्स अगेन आर अ सेल ऑर्गेनेली जो कि साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। सो अगर अब हम इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करें एंड इसके हर एक कंपोनेंट को एक बार रिवाइज करें, देन वी विल से, लेट मी इरेज दिस। सो न्यूक्लियस के अंदर हमने 4 चीज़ों के बारे में बात की। सबसे पहला था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर्ड है एंड उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट हैं। ये न्यूक्लियस को आइसोलेट करके रखती है अपनी सराउंडिंग से, साइटोप्लाज्म से, एंड पोर्स हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में, न्यूक्लियस से अंदर चीज़ें जाने में और न्यूक्लियस से बाहर चीज़ें आने में। दूसरी बात की हमने न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड मैट्रिक्स है, जेल लाइक, जिसके अंदर बाकी की चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर्स। ये क्रोमेटिन फाइबर्स 2 चीज़ों से बने होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए से। जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस हो जाते हैं एंड फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का नंबर हर एक स्पीशीज में स्पेसिफिक रहता है। जैसे हम ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर, क्रोमोसोम्स के ऊपर स्पेसिफिकली जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जीन्स क्या करते हैं? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। और ये जीन्स बने किससे होते हैं? ये जीन्स बने होते हैं डीएनए से। एंड स्पेसिफिक जीन्स ही डिसाइड करते हैं एक स्पेसिफिक स्पीशीज के कैरेक्टर्स, ना कि क्रोमोसोम के नंबर्स। एंड लास्टली हमने बात की न्यूक्लियोलस के बारे में। ये एक थिक सा डार्क स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर। इसका नंबर 1 या 1 से ज़्यादा हो सकता है एंड ये मेनली काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। एंड ये प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे काम करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है राइबोसोम्स सिंथेसाइज करके। राइबोसोम्स अगेन एक सेल ऑर्गेनेली है जो अलग से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करती है। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।